Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. In the last lecture, we have completed till question 184. So let's start from question number 185. Question 185 says, stagflation occurs in which of the following situations? Demand pull inflation and cost push inflation. तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, दो वर्ड से बना है. एक है स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी और दूसरा है मतलब स्टैग्नेंसी इन द इकोनॉमी और दूसरा है इन्फ्लेशन. तो जब इकोनॉमी स्टैग्नेट पड़ी हो लेकिन साथ साथ में इन्फ्लेशन जारी हो तो क्या हो जाता है? स्टैगफ्लेशन. अब बात आती है कि स्टैगफ्लेशन तो चलो ठीक है, इन्फ्लेशन तो ठीक है, लेकिन कौन सी, डिमांड पुल या कोस्ट पुश? देखो बहुत कॉमन सेंस सिंपल सी बात लगाओ, अगर डिमांड पुल की वजह से इन्फ्लेशन होती तो इकोनॉमी स्टैग्नेट क्यों होती? अगर डिमांड है इकोनॉमी में तो इकोनॉमी कभी स्टैग्नेट होगी ही नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ कोस्ट पुश इन्फ्लेशन. देखा, बैठ के आ गया ना आंसर, कुछ घर से पढ़ के आने की जरूरत है ही नहीं. तो द आंसर इज बी इन दिस पर्टिकुलर केस. Which of the following are supply side factors responsible for inflation? supply side के factors which are responsible for inflation. supply side के factors, ठीक है, consumer side नहीं, supply side, not the consumption side. ठीक है, increase in exports में increase हो गया. ओके, अभी क्या इशू है? एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हो गया, सो सप्लाई तो उतनी ही है, लेकिन अब कंजम्पशन जो लोगों को चाहिए थी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे? वो जैसे सपोज करो पहले 100 मैंगोज प्रोड्यूस हो रहे थे, अभी भी 100 ही मैंगोज प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन पहले इसमें से अगर 20 एक्सपोर्ट हो रहे थे, 80 इंडिया में खाए जा रहे थे. अब इसमें से मान लो 50 इंपोर्ट होने लगे, 50 इंडिया में रहे, तो प्रोड्यूस तो 100 ही हुए, लेकिन यहाँ पे क्या है? देयर आर 80 मैंगोज की डिमांड अभी भी. सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट डिमांड विच इज स्टिल एग्जिस्टिंग. सो दिस इज अ डिमांड साइड का फैक्टर. सप्लाई साइड का फैक्टर सिर्फ तब होता है जब सप्लाई में एकदम से चेंज आ जाए. तो ये सप्लाई प्रोडक्शन, सप्लाई माने प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या उसका ट्रांसपोर्ट होके कहीं तक जाना, सप्लाई चेन बोलते हैं ना, सप्लाई चेन. तो सप्लाई चेन में कुछ चेंज आ जाए, सप्लाई चेन में कोई चेंज नहीं आया यहाँ पे. कूल. नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, मतलब क्या है? जनता के हाथ में पैसा चला गया, जनता के हाथ में पैसा चला गया, जनता ज्यादा डिमांड कर रही है. तो क्या है? ये भी डिमांड साइड की इन्फ्लेशन. तो सेकंड भी गलत. और थर्ड है इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन, सेम चीज है, हायर डिमांड तो डिमांड पुल. दस दिस इज ऑल्सो अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट? सो द आंसर इज नन ऑफ द अबव. इस वाले को आप ऐसे भी देख सकते हो, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स को, कि एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब जो फॉरेन के लोग हैं वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट आपका, तो इसलिए भी ये डिमांड साइड की हो गई. सप्लाई तो सेम ही है ना, अब फॉरेन के लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी दिस इज अ सप्लाई साइड का, ये पूरा का पूरा सप्लाई साइड के तीनों फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, एंड दीज आर बेस्ड ऑन demand pull inflation. So the answer is none of the above. Okay, next, which of the following are causes of demand pull inflation? इनमें से क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉजेज हैं? लोअर इंटरेस्ट रेट, आपको ब्याज कम देना पड़ रहा है अपने लोन्स पे, तो उसका मतलब आपके हाथ में पैसा बच गया, राइट? तो आप ज्यादा चीज डिमांड कर सकते हो, सिंपल. हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऊपर बता दिया मैंने, ये तो होता ही है. हायर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स कैन नॉट बी द कॉज ऑफ डिमांड इन्फ्लेशन. यही है, यही ये ऊपर पूछना चाह रहा था. देखो ये है सप्लाई साइड का कंस्ट्रेंट, कि इनपुट आया तो अब सप्लाई साइड पे जो प्राइस है वो राइज होने लगा, तो फिर आगे सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन हो गया. सो दिस इज अ सप्लाई साइड का मेजर, तो ये नहीं होगा आंसर में. और आंसर क्या हो गया आपका? 1 एंड 2. इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी इट विल. अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो इससे क्या होगा? डिक्रीज द कंजम्पशन, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज द टोटल सेविंग. इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो देखो सिंपल सी क्या बात है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है मतलब कि आपके लिए लोन लेना आसान है, तो आप लोन अगर जल्दी ले पाओगे तो आप क्या करोगे? इन्वेस्ट ज़्यादा करोगे, करेक्ट? तो यहाँ पे मेन थिंग इज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. देखो इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका कोई लेना देना नहीं है,
टैक्स कलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, सेविंग्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेविंग्स तो लोग रेदर ये चाहेंगे कि ना करें कि भाई बैंक में कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, चलो अपने हाथ में रखते हैं। और कंजम्पशन का भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे बैंक ब्याज नहीं दे रहा तो अब मैं उस पैसे को सोचता हूँ चलो ठीक है इसका बर्गर खा लेता हूँ, दिस मेक्स नो सेंस। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ तो इन्वेस्टमेंट पे जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाई आउटपुट लीड्स टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट। नो, ऑफ कोर्स नॉट। हाई आउटपुट इज अ गुड थिंग which would have brought more employment into the system. So this is wrong. And high unemployment leads to high inflation. No, again it is correct. High unemployment means people do not have the power of money. They cannot purchase things. So there is no demand. How can it cause inflation? It will not. Again it is wrong. So the answer is D. Okay, consider the following statements in the context of inflation. An overheating economy is an economy that is expanding at an unsustainable rate. Correct. Correct. This is just like a definition of overheating economy. An economy that is growing at an unsustainable rate. It might be because of the inflation. Okay, that there are rising rates of inflation in this particular economy. Okay, or it might be that the unemployment rate has reduced. जिसका क्या मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास बहुत ज़्यादा है तो अब वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, अगेन कन्वर्टिंग इनटू इन्फ्लेशन इटसेल्फ। सो एक ओवर हीटिंग इकोनॉमी में क्या बात समझ में आई? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, डिमांड बढ़ गई है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रही है। फिर इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट बाय आरबीआई इज मोर इफेक्टिव इन केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन रेदर देन इन द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाता है आरबीआई? ताकि लोगों को थोड़ा सा प्रोवोक किया जा सके कि यार अपना पैसा बैंक में डालो, लोन कम लो। ये सब कुछ क्यों होता है? ताकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। कॉस्ट पुश का ज़्यादा लेना देना नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। वाई? ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शक्तिकांता दास जी और उनकी टीम ने कहा था कि भाई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सप्लाई साइड फैक्टर्स पे नहीं काम करती है, जिसलिए हम मेनली काम करते हैं डिमांड वाले साइड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया यार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा इस चीज़ को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिसइन्फ्लेशन इज द डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिमेन्स पॉजिटिव। And second is deflation is the general decrease in the price level and the inflation rate is negative. Okay, both of these statements are correct. यहाँ पे definition आ गई है दोनों चीज़ों की। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में आपको डिफरेंस पता चल रहा है। क्या डिफरेंस है? डिसइन्फ्लेशन क्या है? डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी हो रहा है। मतलब जैसे ऐसे मान लो पहले साल 100 रुपये की कोई चीज़ थी, फिर वो 110 की हो गई। ठीक है, तो कितने रेट का, कितने परसेंट का इन्फ्लेशन है? 10% का। लेकिन इसके नेक्स्ट ईयर अगर 10% ही रहता तो ये 121 की हो जानी चाहिए थी, लेकिन सपोज करो 115 ही हुई है, तो अब कुछ भी मतलब ऐसे 4.9 कुछ भी परसेंट का इन्फ्लेशन रहा होगा। सो इन्फ्लेशन तो हो रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है इन्फ्लेशन में, लेकिन इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन कब होता है? जब इन्फ्लेशन का रेट नेगेटिव आ जाए। मतलब मान लो 100 था और अब अगले साल इसका प्राइस रह गया 90, तो ये क्या है? -10% हो गया इन्फ्लेशन का रेट, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है? प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गिर जाता है। डिसइन्फ्लेशन में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। आ गए पूरी बात समझ में? चलो, सी हो गया इसका आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। द टर्म रीफ्लेशन ऑफ इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? Reflation. Okay. Fiscal stimulus to expand the output. It tries to curb the effects of deflation. Monetary stimulus by reducing the interest rate. देखो, रिफ्लेशन क्या होता है? जब भी आप फिजिकली मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसे डिजाइन करते हो कि आपका आउटपुट बढ़ सके। ठीक है, तो मतलब क्या करना चाह रहे हो? कहीं ना कहीं लोग थोड़ा ज़्यादा खर्च कर सकें, ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर सकें। ये आप जनरली कब करना चाहते हो? जब आपकी इकोनॉमी में इससे पहले क्या हो रखी हो? डिफ्लेशन हो रखी हो। डिफ्लेशन समझा दिया ना मैंने, प्राइसेस गिर रहे हैं। प्राइसेस गिरना किसी के लिए अच्छा नहीं होता यार। तो अब आप क्या कोशिश करते हो कि थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करें कि रिफ्लेशन हो जाए। ओके, समझ में आ गया? तो पहला है फिस्कल स्टिमुलस टू एक्सपेंड द आउटपुट। ठीक है। ट्राइज टू कब द इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है। मॉनेटरी स्टिमुलस बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही है, लोगों के हाथ में पैसा डाल दिया। तो मॉनेटरी स्टिमुलस हो, फिस्कल स्टिमुलस हो, डिफ्लेशन के डिफ्लेशन का रिफ्लेशन। ओके जी, तो इसका आंसर हो गया डी।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन इकोनॉमी फेसिंग डिसइन्फ्लेशन। एक इकोनॉमी में अगर डिसइन्फ्लेशन, नाम ध्यान से सुनो, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। कंपनीज डिफर देयर इन्वेस्टमेंट, पीपल डिफर देयर एक्सपेंडिचर, डिमांड डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं किस चीज़ की? डिफ्लेशन की। ऐसा कुछ नहीं है, डिसइन्फ्लेशन में प्राइसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। ओके, इन्फ्लेशन का रेट कम हुआ है लेकिन प्राइसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं ना। तो जब प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, अभी भी इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा है, तो डिमांड ज़्यादा होगी चीज़ों की, लोग ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे, बिजनेसेस ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे, लोग ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आंसर इज नन ऑफ द अबव। ऑल ऑफ दिस थिंग कैन बी रिलेटेड टू डिफ्लेशन। अब आ गया सब और क्लियरली डिफरेंस समझ में? देखा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग sovereign gold bonds. Sovereign gold bonds are government securities denominated in grams of gold. करेक्ट है, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। दे आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बात भी सही है। इन्वेस्टर विल रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। एंड द लास्ट इज इफ द मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड डिक्लाइंस, इन्वेस्टर विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कैपिटल लॉस। तो देखो, इसमें ना ये दो चीज़ें आपसे बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोला इसने कि जो इन्वेस्टर है वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रिसीव करेगा, ठीक है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मतलब कि आपको अगर बोल दिया 2.5% ही मिलेगा तो आपको 2.5% ही मिलेगा। दूसरे में बोल रहा है कि अगर गोल्ड का प्राइस डिक्लाइन हो गया, मार्केट प्राइस कम हो गया, मतलब 20,000 था 15,000 रह गया, तो आपको उससे क्या मिलेगी? प्रोटेक्शन मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, ये कौन से बॉन्ड्स के बारे में बता सकते हो? दिस इज रिगार्डिंग जो उस टाइप के बॉन्ड होते हैं, इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, कि कुछ भी हो जाए आपकी चीज़ सेफ रहेगी। ये इंडेक्स्ड बॉन्ड्स के बारे में होता है। ये बहुत ध्यान से याद रखना, ये एसजीबी के बारे में नहीं है स्टेटमेंट। एसजीबी में गवर्नमेंट आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। यहां पे बस इतना है कि अब आपको गोल्ड नहीं रखना पड़ रहा अपने पास, उसके बदले में आप ये रख ले रहे हो, आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा गोल्ड का तो आपको उसका भी फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से है। तो ये वाला फायदा है, लेकिन ये वाला फायदा नहीं है कि अगर गोल्ड का प्राइस गिर गया तो भी हम आपको उतने ही रेट में देंगे, तब तो गवर्नमेंट की बैंड ही बच जाएगी। सो जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ट्रू। ओके, सी हो गया इसका आंसर। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ETF डज नॉट लीड टू प्रोक्योरमेंट और इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हो तो इट डज नॉट लीड टू इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, डज नॉट लीड टू इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। ये तो मतलब बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि डज नॉट लीड टू इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड ETF वैल्यू मूव इनवर्सली विद द प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड। नो नो नो, हाउ व्हाई वुड इट मूव इनवर्सली भाई? फिर फायदा क्या रह जाएगा कोई चीज़ खरीदने का, अगर वो उसका आपको खरीदने के बाद उसका नुकसान होने लगे? नहीं, दिस इज अगेन रॉन्ग। एंड लास्ट इज इन्वेस्टमेंट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड विल लीड टू रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट। हाँ, रिडक्शन हो जाएगा, ये बात ठीक है, रिडक्शन हो सकता है, बट ऐसा कि मतलब अब आपको इंपोर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, गोल्ड प्रोक्योर नहीं करना पड़ेगा। नो, दैट इज नॉट राइट। ओके, रिडक्शन तो हो जाएगा डेफिसिट में, ये बात तो स्टिल हम मान सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। एक ही चीज़ पे कितने सारे क्वेश्चंस हैं। दीज बॉन्ड विल बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग एंड विल बी डेट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ सही है, गवर्नमेंट की बोरिंग है ये भाई, बिल्कुल जैसे बाकी बॉन्ड्स होते हैं वैसे ही है ये, तो डेट माना जाएगा ये। द प्रोसीड्स विल बी डिप्लॉयड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। हाँ, ये भी एक पॉइंट था इसमें। अभी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यार ये तो ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में होगा, हाँ लेकिन इसके बारे में भी है ये, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में भी है ये। द प्रोसीड्स ऑफ SGB कैन बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज, ग्रांट इन एड और टैक्स फॉरगॉन। करेक्ट करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ये सिर्फ मतलब ये सिर्फ ग्रीन वाले के लिए नहीं है, ये SGB के लिए भी है। अच्छा, इसने पूछा ही वो है, ओके ओके, मैंने गलत पढ़ा, मुझे लगा ये गोल्ड बॉन्ड के बारे में पढ़ रहा है। ठीक है, हाँ ये तो ग्रीन बॉन्ड के बारे में पढ़ रहा है, तब तो ठीक ही है, ग्रीन बॉन्ड में तो होता ही है ये, दैट इज करेक्ट। द प्रोसीड्स ऑफ SGB कैन बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज, ग्रांट इन एड और टैक्स फॉरगॉन। यस यस यस, मतलब आपको जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं,
हाँ फिर तो ये ठीक है, देन तो इट्स कम्प्लीटली करेक्ट। ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, अगर आपको उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट करवाने हैं, कुछ सब्सिडी देनी है उन लोगों को, उनका कुछ हेल्प करनी है, उनका टैक्स छोड़ना है, तो इन सब में आप ये ग्रीन बॉन्ड का पैसा लगा सकते हो। और ये तो इसकी डेफिनेशन ही है ग्रीन बॉन्ड वाले की, एंड दिस इज करेक्ट। सो इसका आंसर हो गया डी। ये ग्रीन ही था, सॉरी मेरे को लगा वापस से ऐसी भी गोल्ड ही पूछ रहा है। ठीक है, द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमिटी विल बी चेयर्ड बाय, ओके अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, ऐसे में एग्जामिनेशन हॉल में पता होना ना पता होना हो जाता है, तो यहाँ पे ये सीईए चेयर करेंगे इसको। ठीक है, ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी को सीईए चेयर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट? ओके, अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज टू अट्रैक्ट एफडीआई। हाँ, अगर एफडीआई इंडिया में ज़्यादा आएगा बिल्कुल हमारा सीएडी कम होगा। द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, अगेन करेक्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको ध्यान से सुनो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देखो यहीं पे यही पूरा गेम हो जाता है। अब यहाँ तो चलो ठीक है 1 2 3 दे नहीं रखा, बट अगर 1 2 3 दे रखा होता तो पूरी गड़बड़ हो जाती। करंट अकाउंट का डेफिसिट और सिक्योरिटीज में पैसा आता है तो कौन से उसमें आता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो कैपिटल अकाउंट में। यही पूरा का पूरा गेम है, इसी में गड़बड़ करा लेते हैं ये, जबकि ये दोनों क्या है? करंट अकाउंट का पार्ट है। सो दिस कम अंडर करंट अकाउंट डेफिसिट, दिस विल कम अंडर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग शैडो बैंकिंग? ओके, they buy and large raise funds from the market, their activities are transparent and properly regulated, these are mostly non banking financial institutions। तो ठीक है, शैडो बैंकिंग देखो वो होती है जो रेगुलर बैंकिंग से अलग होती है। ठीक है, और ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो एक्टिविटी होती है, ये मतलब थोड़ा इसमें ट्रांसपेरेंसी भी कम होती है, रेगुलेशन भी कम होता है। सारी चीज़ें करते हैं ये, अपनी जो बैंक करते हैं वही नॉर्मल सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इन पे ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशंस बहुत कम होते हैं, तो प्रॉपरली दे आर नॉट रेगुलेटेड। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो सेकंड इनकरेक्ट है, ये ठीक है, मार्केट से पैसा उठाते हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है भी, दैट इज नॉट एन इशू। सो द आंसर कम्स हेयर टू बी 1 and 3 करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Sorry, there was some issue with my mic. Okay, question number 200. Enhanced access and service excellence is linked to which of the following? Ease framework यार बार बार पढ़ते हैं, पीएसबी रिफॉर्म्स के लिए आया था, है ना। ईज प्रोग्राम 6 वो थे इसमें पिलर्स, और ये किसके लिए आया था? पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिफॉर्म करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम इज एप्लीकेबल ऑन, अब तो ये सब पे हो गई है, सब को इंक्लूड कर दिया इसमें, तो दिस विल इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बैंक, एनबीएफसी, पीएसपी, सीआईसी, सब आते हैं अब इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021। आरबीआई विल अपॉइंट द ombudsman for a period not exceeding 5 years. Okay, and second is there is a limit to the dispute value that can be brought before the ombudsman। तो पहला बोल रहा है कि कितने साल के लिए आएगा, और दूसरा बोल रहा है कि उस पर लिमिट है। नहीं, देयर इज नो सच लिमिट एंड इट इज़ ओनली 3 years एट अ टाइम। तो दोनों ही गलत है, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट एंड 3 years एट अ टाइम। सो ये बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। आंसर क्या हो गया? नीदर। ठीक है जी। विद न्यू आरबीआई टोकनाइजेशन रूल्स ऑलरेडी इन इफेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद ईच कार्ड या ट्रांजेक्शन, वही मतलब ए न्यू टोकन नीड्स टू बी जनरेटेड, हर ट्रांजेक्शन पे नया टोकन, नहीं फिर उसका फायदा क्या रह जाएगा? गलत। नाउ जनरेटिंग टोकन्स इज मैंडेटरी, दैट इज यू कैन नॉट डू ट्रांजेक्शंस विदाउट टोकन्स, अभी ये भी गलत है भाई, दिस इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट। सो दोनों के दोनों इसमें क्या हो गए? नीदर 1 नॉर 2। देखो होता क्या था ना कि पहले जब भी आपको कभी पेमेंट करनी होती थी, ठीक है, पीओएस मशीन आप जो ये होते हैं ना दुकानों पे रखी होती है, तो आप गए, आपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन वो करी, अपना कार्ड स्वाइप किया और आपका वो हो गया। लेकिन कई बार देखा जाता था कि इसमें फ्रॉड होता था, आपके कार्ड को रोक लिया, आपका कार्ड की इन्फॉर्मेशन कॉपी कर ली, सीवीवी वगैरह कॉपी कर लिए। लेकिन अब क्या है
शायद ये अक्टूबर 2022 से आया था। आरबीआई इसमें क्या करता है, टोकनाइजेशन अलाउ करता है। ठीक है, आप एक टोकन आपको मिल जाएगा, आप जैसे एक रिक्वेस्ट प्लेस करोगे, एक टोकन आपको मिल गया, अब उसके बेसिस पे आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो आपको एक्चुअली में वो यूज ही नहीं करना, तो वो बस हुआ पेमेंट और आपका कार्ड आपका सेफ है एज इट इज। ठीक है, समझ गए बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक उससे टोकन से आप सिर्फ एक ही बार पेमेंट कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते हो। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, मतलब बस ये है कि अब आपको अपनी चीज़ें नहीं देनी पड़ेंगी, पैन कार्ड ये सब चीज़ें देनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है जी, ओके। 204, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड सर्विसेज। टोकनाइजेशन इज मैंडेटरी फॉर द कस्टमर्स। द मर्चेंट्स विल ये तो मैंने अभी मना ही किया, बताया ऊपर, तो गलत ही है। द मर्चेंट्स विल जनरेट द टोकन्स, नो आप जनरेट करोगे भाई। नो एंटिटी इन द कार्ड ट्रांजेक्शन और पेमेंट चेन कैन स्टोर द एक्चुअल कार्ड डेटा। नो एंटिटी इन द कार्ड ट्रांजेक्शन, नहीं नहीं, जो टोकन इशूअर है, मतलब जो बीच में टोकनाइजेशन के प्रोसेस को होल्ड कर रहा है, जिसको टोकन नेटवर्क करके कुछ ऐसा कुछ बोलते थे, कार्ड नेटवर्क ऐसा कुछ बोलते थे, वो आपका वो कर लेगा, मतलब उसको थोड़ा सा डेटा को स्टोर कर सकते हैं ताकि आप उसको बाद में यूज करो। देखो क्या होता है, एक इंसान यानी कस्टमर क्या करेगा, रिक्वेस्ट जनरेट करेगा टोकन की, फिर वहां से एक वो होता है कार्ड नेटवर्क होता है, वो क्या करेगा, इस टोकन को जनरेट करेगा। तो टोकन को जनरेट जो है वो मर्चेंट नहीं करता, रिक्वेस्ट प्लेस करता है कस्टमर, जनरेट करता है कार्ड नेटवर्क, और ये फिर कुछ डेटा कार्ड नेटवर्क ही अपने पास स्टोर करके रखता है इसका, ताकि आगे उसमें हेल्प मिल सके। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो गया आंसर, डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इससे यूपीएससी पहले पूछ भी चुका है क्वेश्चन आपका, राइट। तो इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, हाँ ये तो यूपीएससी ने बताया था, फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ठीक है ये स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए देता है, लेकिन यूपीएससी ने उसमें क्या दे दिया था कि ट्रक व्रक बनवाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए देता है। दैट वॉज रॉन्ग। बेसिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए इसमें मिल जाता है। एंड लास्ट इज अवेलेबल टू ओनर, कल्टिवेटर, टेनेंट, फार्मर एंड शेयर क्रॉपर। करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर हियर इज डी। कौन कौन एलिजिबल होते हैं इसके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले भी होते हैं इसमें एलिजिबल। ठीक है, बाकी पोस्ट हार्वेस्ट के एक्सपेंसेस, मार्केट करना है तो उसके लिए लोन्स, ये सब चीज़ें आपको इसमें इस सब चीज़ों के अंदर पैसा मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। देखो आरआरबी भी करता है, कोऑपरेटिव भी करता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी करता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक तो करते ही हैं जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक होते हैं, तो अगर सिर्फ कोई नहीं होता तो वो एनबीएफसी है। ओके, विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव द हाईएस्ट शेयर इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन पहले भी, इट इज़ द कमर्शियल बैंक्स, याद रखिएगा कमर्शियल बैंक्स हैं, पहले भी पूछ चुका है यूपीएससी क्वेश्चन। फिर अगला है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म बेल इन। ओके, सो मैंने 207 तक ऑलरेडी देख लिया था, लेट्स लुक एट 208 नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म बेल इन। देखो बेल इन में क्या होता है ना, कि जब मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसकी बैंड बज गई है, अब ना वो फेल होने वाला है, तो आप क्या करते हो, जो उसके क्रेडिटर हैं या फिर जिन्होंने उसमें पैसा डाला है, आप उनको लॉस का भागीदार बना देते हो कि भाई तुम इसका लॉस संभालो अब, तो वो उसको बेल इन कर लेते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे देखो ये वाला स्टेटमेंट देखो, रेस्क्यूइंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय इट्स डिपॉजिटर और क्रेडिटर्स। ठीक है, तो जो उसके डिपॉजिटर हैं, जो उसके क्रेडिटर है, उन्हीं पे उसका बर्डन डाल दिया, उन्हीं से रेस्क्यू करा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स। इट इज़ अ सुपरवाइजरी टूल ऑफ आरबीआई फॉर मार्केट डिसिप्लिन, सही है। इट अप्लाइज वंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रीच सर्टेन कैपिटल थ्रेशोल्ड रिगार्डिंग कैपिटल एसेट क्वालिटी लेवरेज, सही है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सी, ओके, पीसीए के क्या कंडीशंस है वो थोड़े से एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आरबीआई कैन टेक वंस इट डिक्लेयर्स अ पर्टिकुलर बैंक अंडर पीसीए। तो आरबीआई क्या कर सकता है भाई, वैसे तो देखो ऐसा क्वेश्चन आया ना तो बहुत ही रेयरली है कि आरबीआई इनमें से कुछ नहीं कर सकता, आरबीआई सब कुछ कर सकता है। बैंक मर्जर कर सकता है, नया मैनेजमेंट बोर्ड लाके बिठा सकता है, इंक्रीजिंग प्रोविजनिंग कर सकता है, प्रोहिबिट लेंडिंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, येस इट इज़। ठीक है, अभी बिल्कुल रिसेंटली यूसीबीज इसके अंडर आए हैं। ओके, एंड इट कैन बी इनिशिएटेड इन केस ऑफ सीरियस गवर्नेंस इश्यूज। यस, गवर्नेंस इशू है तो अप्लाई कर सकता है, तो ये सी भी करेक्ट हो गया, ये याद रखना। अर्बन कोऑपरेटिव्स अभी इसके अंडर आए हैं, ये पूछ सकता है इस बार। पिछली बार अर्बन कोऑपरेटिव पे जब वो रेगुलेशन ठीक हुआ था तो उस पर क्वेश्चन आ गया था, अब इस बार दोबारा आ सकता है। रिसेंटली द टर्म दक्ष वॉज सीन इन न्यूज़ इन रिलेटेड टू, ये तो बहुत ही वो हो गया यार,
आरबीआई से रिलेटेड है ये, कोई टेक इनिशिएटिव है आरबीआई का ये फॉर सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग, पता नहीं, ज़्यादा ही फैक्चुअल हो गया है। आई डोंट थिंक ये यूपीएससी तो पूछेगा, किसी उसमें दे सकता है कि स्टेटमेंट के अंदर, तो थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। सुपरवाइज करने के लिए एंटिटीज़ को, एक सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है ये ऑनलाइन डिजिटल पूरा। द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 इज गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ठीक है, ये है इस बार की थीम। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, डीएसआईबीज के बारे में पूछ रहा है। इस बार डीएसआईबीज भी न्यूज़ में थे, खासकर जब वो एसवीबी का क्राइसिस हुआ था यूएस में उसके बाद। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड टू बिग टू फेल, सही है। दे नीड टू मीट एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट, सही है। द लिस्ट ऑफ डीएसआईबी शुड बी डिक्लेयर्ड एनुअली बाय आरबीआई, सही है। द लिस्ट ऑफ डीएसआईबी इज डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जब आरबीआई ने कर दी तो ये क्यों करेगा, आंसर हो गया 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ डीएसआईबीज इंडिया में, ओके कौन सा है, एक्सिस नहीं है अभी भी, बाकी तीनों हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, okay, payment infrastructure development fund is managed by RBI, yes. The fund will receive contribution from government of India, government of India, no, government of India इसमें कोई पैसा नहीं डालेगी जी। एक आरबीआई इसको एडमिनिस्टर करेगा, मतलब मैनेज करेगा, और एक एडवाइजरी काउंसिल रहेगी जो इसको ओवरऑल पूरे को गवर्न करेगी। स्टार्टिंग में इसमें 500 करोड़ रुपए रहेंगे, 250 करोड़ आरबीआई से आएंगे, 250 करोड़ बाकी बैंक डालेंगे, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो भी कार्ड इशूइंग बैंक्स हैं या कार्ड नेटवर्क जिनके पास है वो लोग डालेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई शेयर नहीं है। इट विल स्पेसिफिकली प्रमोट पीओएस इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज बाय रिटेलर्स, यस करेक्ट। 1 and 3। आरबीआई manages its forex reserves as deposit with bank for international settlement, करेक्ट, बीआईएस वाला। डिपॉजिट विद फॉरेन कमर्शियल बैंक्स, डिपॉजिट विद फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, सब ठीक है, ऑल इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और भी जैसे मान लो सॉवरेन गारंटीड कुछ बॉन्ड्स हैं वो भी होते हैं, तो ठीक है, और चीज़ें भी हैं इसमें। सो डी हो गया इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लाइन ऑफ क्रेडिट, एक बैंक दूसरे बैंक को इशू करता है ये, इट इज इशूड मेनली इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इट इज अ प्रीसेट अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बैंक हैज एग्रीड टू लेंड, यही है प्रीसेट अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बैंक हैज एग्रीड टू लेंड टू अ कंपनी और इंडिविजुअल। कंपनी बोलेगी कि हमें लाइन ऑफ क्रेडिट दे दो, ठीक है, जब इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होगा, और सिर्फ तब उस पर इंटरेस्ट रेट पे करेगी जब उसको यूज कर लेगी। तो एक प्रीसेट अमाउंट है ये कि हाँ इतना अमाउंट हम तुमसे ले लेंगे, इंटरेस्ट रेट तब देंगे जब हम इसे यूज कर लेंगे। तो दिस इज करेक्ट। आप सुनते होंगे ना लाइन ऑफ क्रेडिट, इंडिया ने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, उस सेंस में है ये लाइन ऑफ क्रेडिट, वो भी ऐसा ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ बैंक गारंटी, येस करेक्ट, बैंक गारंटी ले लेता है लेटर ऑफ क्रेडिट में कि हाँ ठीक है अभी तुम इसको दे दो जो भी ये मांग रहा है, हम गारंटी लेते हैं कि हम उतार देंगे अगर इसने नहीं उतारा, इस बायर ने नहीं उतारा। तो इट इज़ एन एश्योरेंस दैट अ बायर्स पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम, करेक्ट। इट इज़ अ लेटर इशूड फ्रॉम अ बैंक दैट द बैंक हैज़ एग्रीड टू लेंड, नहीं, बैंक हैज़ जस्ट एग्रीड टू कवर, ओके, बैंक हैज़ जस्ट एग्रीड टू कवर। सो द आंसर हियर इज 1 and 2। Which of the following statements are true regarding teaser loans? Okay, तो जो भी हाउसिंग लोन्स होते हैं ना जिन पे बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है स्टार्टिंग में, एटलीस्ट टीजर क्या होता है, मूवी का टीजर आ गया है ना, तो जो वो हाउसिंग लोन्स जिन पे स्टार्टिंग में बहुत कम रेट होता है, बाद में मार्केट से लिंक हो जाता है, उसको बोलते हैं कहीं ना कहीं टीजर लोन, ऐसे हाउसिंग लोन्स को। ओके, सो इट इज़ अ फिक्स्ड कम फ्लोटिंग लोन प्रोडक्ट, हाँ फिक्स्ड, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फिक्स, बाद में फ्लोटिंग, शॉर्ट टर्म नहीं, होम लोन्स तो यार शॉर्ट टर्म नहीं होते, थोड़े लॉन्ग ही होते हैं। देन दीज लोन्स आर बैंड बाय आरबीआई, नो, बैन क्यों करेगा आरबीआई ने, नो दे आर नॉट बैंड बाय आरबीआई, मतलब आरबीआई ये कहता है मत, मतलब डिस्करेज करता है, लेकिन बैन नहीं है। सो द आंसर इज 1 ओनली। द टर्म प्रोविजनिंग इन द बैंकिंग सेक्टर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रोविजनिंग क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ फंड जो किसी भी बैंक को जरूरत होती है अपने, मान लो उसका कोई लोन एनपीए कन्वर्ट हो जाता है, एनपीए बन जाता है, तो उसे जितना पैसा प्रोविजन करके रखना पड़ता है। ऐसे कहते हैं ना, प्रोविजनिंग क्या होती है कि भाई घर में कुछ प्रोविजनिंग रखो, कोई रिस्क आ जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, तो थोड़ा सा पैसा अपने पास होना चाहिए। वैसे बैंकों के लिए है कि कल को जो बैंक ने लोन दे रखा है किसी को, वो लोन जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाए, पैसा वापस ना आ रहा हो, तो ऐसे केस में आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए।
टू सेट असाइड, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। द टर्म सिक्योरिटाइजेशन refers to which of the following? अगेन पूलिंग एंड रीपैकेजिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को अब आप सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो भी आपके नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट्स हैं, आपके डेट पेपर्स हैं, कुछ भी हैं, इन चीज़ों को आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर रहे हो, उनको मार्केट किया जा सके, बेचा खरीदा जा सके एज सिक्योरिटीज, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। CAR is the amount of money that banks have to maintain in the form of their own। अच्छा, ये तो यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, ये CR की डेफिनेशन है, और नहीं ये बैंक, हर इंडिविजुअल बैंक डिसाइड नहीं करता, ये RBI डिसाइड करता है इनके लिए कि तुम्हें कितना CAR रखना है। सो द आंसर इज ए ओनली, मतलब वन ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडिशनल टीयर 1 bonds। दे आर पार्ट ऑफ द कैपिटल अंडर Basel 3, yes correct। They are perpetual in nature and have no maturity period। They can be written down in case of bank failure। सब स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ओके ये रिस्की होते हैं क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? डी। येस बैंक के क्राइसिस में 81 बॉन्ड्स ही थे वो जो ख़राब हुए थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और अभी भी रिसेंटली भी न्यूज़ में थे बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के चलते, तो थोड़ा सा देख लेना एक बार इन्हें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स थ्रू रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आपने रीकैपिटलाइज कर दिया बाय यूजिंग रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, उसी के बारे में पूछ रहा है। इट विल इंक्रीज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ द बैंक्स। ठीक है, करेक्ट है। गवर्नमेंट विल बोरो, मतलब वही हो गया ना, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसा अब बैंक में इन्फ्यूज़ कर दिया, तो अब बैंक को थोड़ा सा उसके लिए साइड रखना पड़ेगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। फिर गवर्नमेंट विल बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। इस पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट विल बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स एंड गवर्नमेंट विल पुट मनी इनटू बैंक्स एज अ क्रेडिटर। एंड लास्ट में पूछ रखा है विल प्रोवाइड सेफ्टी टू डिपॉजिटर्स। तो देखो ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट विल बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स या गवर्नमेंट विल पुट मनी इनटू बैंक्स एज अ क्रेडिटर। देखो यही है, गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले क्या होता है, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू होता है, ठीक है। इसके थ्रू गवर्नमेंट बोरो कर लेता है पैसा। वो जो पैसा अब गवर्नमेंट ने बोरो किया वो वापस से बैंक में इन्वेस्ट कर देता है एज शेयर होल्डर। समझ रहे हो? रिकैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज करके री कर दिया, मतलब वापस उसी में डाल दिया। तो सबसे पहले बैंक को बोला कि ये हमारा एक बॉन्ड पकड़ो, इसके बदले हमें पैसे दो। बैंक से पैसे ले लिए, अब वो तो चला गया, मतलब बॉन्ड वाला ट्रांजैक्शन तो हो गया, जो उसको बैंक को उस पर मिलना होगा मिलेगा, लेकिन वो पैसा जो गवर्नमेंट ने लिया अब वो वापस से वो बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज कर देता है। तो गवर्नमेंट के ऊपर खर्च, मतलब वो नहीं आता, इसमें ज़्यादा बर्डन नहीं आता, क्योंकि वो वापस उल्टा चला देता है। ठीक है, चले नेक्स्ट। सो दिस इज 1, 2 and 4। ओके, consider the following statements। the gross NPA ratio of scheduled commercial bank has fallen to 5.0। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। द CAR ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैज़ इंप्रूव टू 16। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये इको सर्वे के स्टेटमेंट्स हैं ये इसी वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इट इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स ओनली, नॉट फॉर कंपनीज, करेक्ट। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज नॉट परमिटेड इन दिस स्कीम, करेक्ट। सब कुछ सही है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा आप बाहर भेज सकते हो, उसी को बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस। ये करंट पे भेजो, कैपिटल पे भेजो, इंडिविजुअल अगर आपको तो भेज सकते हो। ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं होती इसमें, बस ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बिना अप्रूवल के भी आप पैसा भेज सकते हो, तो ऐसे रेमिटेंस को बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस। आगे 2.5 लाख वाई लाख की लिमिट होती है इसमें कुछ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर परमिटेड फॉर रिसीविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन कंपनी। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हो किसी इंडियन कंपनी में। इक्विटी शेयर्स के थ्रू ले सकते हो, डिबेंचर्स के थ्रू ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू ले सकते हो, शेयर वारंट्स के थ्रू ले सकते हो। अब इनका अगर आपको डिफरेंस, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, इक्विटी शेयर्स क्या होती है, वही कि आपने अपनी कंपनी के शेयर लॉन्च किए और उसके बेसिस पे अब आप अपनी कंपनी की ओनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हो। ओके, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट होते हैं डिविडेंड के ऊपर। ठीक है, कि अगर कोई डिविडेंड आएगा तो पहले उस पर उन लोगों का राइट होगा जिन्होंने प्रेफरेंशियल राइट्स खरीदे हैं, जिन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर्स खरीदे हैं। डिबेंचर क्या होता है, वो बॉन्ड होता है।
और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, शेयर वारंट मेरे को नहीं लगता आपसे पूछा जाएगा, सो इट्स ओके। ये इंपॉर्टेंट थे 3, ये मैंने बता दिया आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज एफडीआई, ये भी यूपीएससी का ही है क्या, ये भी शायद यूपीएससी पूछ चुका है पहले ऐसे कोई क्वेश्चन। ओके, एफडीआई में से क्या क्या ट्रीट होगा ये पूछ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नहीं। फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, येस। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिजिट्स, वेरी येस। एंड फॉरेन लीजेज, नो। ठीक है, सो द आंसर हियर विल बी 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3 बी। देखो जीडीआर क्या होता है, जीडीआर में सिर्फ शेयर मिलते हैं आपको, तो वो तो एफडीआई में आता ही है। एफसीसीबी जो होते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इक्विटी, तो ये भी होता है। गवर्नमेंट वाला क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की चीज इक्विटी नहीं होती। गवर्नमेंट तो सिक्योरिटी को डेट की तरह लेता है भाई, दो ही चीजें होती है ना, या तो आप डेट की तरह ले लो या तो आप इक्विटी की तरह ले लो, दो तरीके से पैसा उठ सकता है आप। तो जब इक्विटी की तरह पैसा आता है ना, तो ये मान लो एफडीआई होता है, ऐसे समझ लो। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो डेट की तरह उठाते हैं, तो ये तो नहीं हुआ। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। ठीक है, तो एक टाइम के बाद वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, तो अगेन जैसे कि मैंने बताया ये तो शेयर्स होते ही हैं, तो ये तो करेक्ट हो ही जाएगा। और फाइनेंशियल लीज में जो चीज़ आती है वो नहीं है, वो तो अलग है, लीज है वो, तो उसमें कहीं देर इज नो काइंड ऑफ इक्विटी, इट इज़ प्योर डेट। सो ये भी आंसर में नहीं होगा। सो द आंसर हियर इज 2 and 3। FDI in India can happen by which of the following ways? सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एक्विजिशन ऑफ शेयर। किस तरीके से इंडिया में पैसा FDI के थ्रू आ सकता है, तो कैसे भी आ सकता है, सब्सिडियरी बन के है, जॉइंट वेंचर से, एक्विजिशन से है, सब करेक्ट है। ठीक है, चलिए आज इसको यहीं रोक लेते हैं 230 पे, देन 185, 15, 30, 45, ठीक है, नियरली 45 क्वेश्चन हो गए। आई गेस इट इज़ इनफ फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस देन कीप वॉचिंग इट। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, थोड़ी भी इकॉनमी में हेल्प मिल रही है, तो देखते रहो, एग्जाम हॉल में सब चीज़ें काम आ जाती हैं जब भी आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। 230 हो गए हैं, कल हम आधा इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 45 करके 275, 280 तक निपट जाएगा कल, एंड देन फटाफट से बाकी का आधा निपटाते हैं। सो चलिए, खैर, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड।